हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 विच इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है, दिमाग वाला भी है और आपको ना इसमें कई सारी प्रैक्टिकल चीजें सीखने को मिलेंगी। कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। इक्विलिब्रियम पहले आप पढ़ के आ चुके हो कि ये एक ऐसी स्टेट होती है, ऐसी पोजीशन होती है, ना तो हम इसके ऊपर जाना चाहते हैं ना हम इसके नीचे जाना चाहते हैं। ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है, हम इसी पॉइंट पे रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। और प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि चीजें प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोडक्ट बनाता है वो एक ऐसी स्टेट पे है जब वो रेस्ट पे है ना। जब वो रेस्ट पे मतलब वो उससे ऊपर भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, उससे नीचे भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, यानी कि वो उस लेवल पे है जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। इस चैप्टर का लॉजिक समझ में आया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहना क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूसर को कितना आउटपुट बनाना चाहिए, कितना सामान बनाना चाहिए अपनी फैक्ट्री में कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। वो पॉइंट निकालना हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दैट्स इट। ओके, यहीं पे वो एम लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, कि हम पता लगा सके डिटरमाइन कर सके कि कितना आउटपुट का लेवल हमें चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। समझ में आ गया रोकड़े की टर्म्स में? ओके, अब ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज जो भी आपने कमाया रेवेन्यू, उसमें से जो चीज आपने बेची उसकी कॉस्ट माइनस कर दो। मतलब जितना भी आपने कमाया उसमें से अपना खर्चा माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल आया। समझ में आई बात? मान लो कि आप एक पेन बेच रहे हो, ठीक है। उस पेन को बेच बेच के आपने कई पीसेस बेच दिए, उस पेन को बेच बेच के आपको 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हो गया, 1 लाख रुपए की सेल्स होगी, माइनस उसको प्रोड्यूस करने में आपको लगे थे 65,000 रुपए। तो कितना प्रॉफिट आ गया? 35,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सो दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड, की कोई भी सामान आपने बेचा, किसी भी गुड की आपने सेल करी, उसकी रिसीप्ट आपके पास आ गई, माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर कि कितना खर्चा हुआ उस गुड को बनाने में। सो दैट इज प्रॉफिट। ये तो हमें पता ही है। बात करते हैं अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है, मतलब रेस्ट की, कोई भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना हम इससे ऊपर जाना चाहते ना हम इसमें कम में जाना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसी पॉइंट है जहां पर हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट प्राइस, वो वाला प्राइस, एक गुड का वो वाला प्राइस, और कितने वो गुड्स बनने चाहिए, कितने वो आउटपुट बनने चाहिए, है ना। उस प्रोडक्ट के आउटपुट प्लस उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए कि उस प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। और अगर वो उस पॉइंट से जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, उस पॉइंट से अगर वो फिर भी लालच में आके और प्रोड्यूस करता है तो उसे लॉस हो जाए। दैट पॉइंट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और अगर फिर भी वो उससे आगे लालच में आगे प्रोड्यूस करते हैं कि मुझे तो बहुत प्रॉफिट होगा और बना लेता हूँ, तो तब उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। सो दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर दो मेथड होते हैं कि हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की अप्रोच, TR माइनस TC, जो कि हमें पढ़नी नहीं है। और एक होती है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच, MRNMC, जो कि हमें पढ़नी है। आपके सिलेबस में MRMC है, ठीक है। अब हमें यही पढ़ना है आगे जाके, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें और है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो कंडीशन से, दो सिचुएशन से हमें पता लग सकता है। एक तो जब हमारा प्राइस एकदम कॉन्स्टेंट हो, मतलब चाहे एक गुड बने, दो गुड बने, तीन गुड बने, हमारा प्राइस सेम रहेगा, यानी कि जिसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलते हैं। अगर किसी भी मार्केट में चीज़ों का प्राइस सेम रहता है ना, तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। और मान लो जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो साथ साथ आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम होते जा रहे हैं, तो उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो यानी कि हमें दो कंडीशंस में या दो सिचुएशन में हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। जब प्राइस कांस्टेंट है, सेम है, या फिर प्राइस घट रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो दोनं चीज़ों में। ये वाला चीज़ हम तब देखेंगे जब हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। आपको बोला जाएगा एग्जाम में कि बताओ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तुम कैसे अचीव करोगे अगर तुम्हारा प्राइस सेम है तो, या फिर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ कैसे ढूंढोगे, तो तुम्हें वो पता होना चाहिए। तो ये अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी अभी आगे जाके। पहले हम थोड़ी बहुत थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक टीआरटीसी जो कि हमें पढ़ना नहीं है और एक एमआरएमसी जो कि हमें पढ़ना है। तो एमआर और एमसी अप्रोच को हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, तुम्हें दिख रहा होगा मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एमआर, और ये हम रेवेन्यू कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। एमआर और एमसी अप्रोच हमें अभी पढ़नी है, ठीक है। एमआर और एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज को कहते हैं जहां पर आउटपुट का लेवल कैसा होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं इसके अंदर, बहुत बेसिक चीज है। एमआर को तो मान लो कॉस्ट एक तरीके से, मान लो ये पेंसिल है, पेंसिल जो है वो अभी के लिए 10 रुपए की मान लेते, तो 10 रुपए की कॉस्ट है, ठीक है। और एमआर क्या होता है, रेवेन्यू की, मतलब मैं इसको 20 रुपए की बेचू तो मुझे 20 रुपए का रेवेन्यू आ गया, सो दैट इज रेवेन्यू, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट ये है, मार्जिनल रेवेन्यू ये है, और हमें ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम उस लेवल पे मिलेगा जिस लेवल पे हमें एमआर एमसी इक्वल मिल जाएगा। समझ रहे हो, एमआर एमसी इक्वल मिल जाएगा। अब आप कहोगे हैं अगर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, मतलब अगर ये बनी हुई 20 रुपए में है और तुम बेच भी इसको 20 रुपए की रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो इक्विलिब्रियम में कैसे मिल गया तुम्हें, या फिर उस पॉइंट को तुम क्यों कंसिडर कर रहे हो जहां पर कॉस्ट ही रेवेन्यू के बराबर है, तुम्हें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और तो आप तो कह रहे थे कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अभी हम इसका आंसर अभी हमें आगे मिलेगा, ठीक है। हमें इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे मिलेगा जहां पर एमसी जो है इक्वल होगा एमआर के, ठीक है। एज लॉन्ग एज, जब तक एमआर यानी कि रेवेन्यू हमारा ज्यादा होगा कॉस्ट से, जब तक हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से तब तक हमें प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे कॉस्ट 10 रुपए है और बेच 20 रुपए का रहे तो हमें तो प्रॉफिट होगा, है ना, जब तक रेवेन्यू ज्यादा रहेगा कॉस्ट से। टू प्रोड्यूसर टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर, और फिर उसे लगेगा अरे वाह मेरे को तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और बनाता रहता हूँ, और बनाऊंगा ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब क्या होगा, जब वो और ज्यादा बनाएगा, है ना, उस पॉइंट से आगे और ज्यादा बनाएगा, तब उसका क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब वो, इसकी कॉस्ट 10 रुपये बनाने की, तो बेच भी 10 रुपए की रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो उस जगह रुक जाएगा जब उसका ये पॉइंट आ जाएगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर। समझ रहे हो, कोई भी इंसान कब तक प्रोड्यूस करेगा, जब तक उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वो उस स्टेज पे आ जाता है जब उसकी कॉस्ट बराबर हो जाती है उसके रेवेन्यू से, तब वो रुक जाता है कि नहीं भाई इससे आगे हम बनाएंगे नहीं, हमें तो फायदा ही नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई वो लोग कह रहे हैं कि रेवेन्यू तुम्हें, सॉरी इक्विलिब्रियम तुम्हें इस पॉइंट पे मिलेगा, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, क्योंकि तुम इसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहोगे। समझ रहे हो, तुम्हें प्रॉफिट तब तक ही होगा जब तक ये कंडीशन रहेगी, उसके बाद तुम और आगे प्रोड्यूस नहीं करोगे जब तुम्हारी ये कंडीशन आ जाएगी। समझ रहे हो, अब आगे देखो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब एमसी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा रेवेन्यू से, मतलब प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है और कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तब भी एक प्रोड्यूसर उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि जब तुम्हारी ये कंडीशन आ जाती है ना, देखो सबसे पहले कौन सी कंडीशन होती है कि जब तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से, कि 10 रुपए की चीज है 20 रुपए में बिक रही है, 10 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो बड़ा मस्त प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तो बढ़िया सिचुएशन होती है। तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता जाएगा जब तक ये सिचुएशन रहती है। लेकिन प्रोड्यूसर बाद में एक ऐसे लेवल पे आ जाता है जब उसका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाता है, इस पॉइंट तक वो रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके बाद हमारा कोई प्रॉफिट बनने का चांस नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट ही उतना आ गया जितनी लागत लग रही है। अब इसके बाद अगर रेवेन्यू कम हो जाता है, कॉस्ट ज्यादा लगने लग जाती है, तब उसे लॉस हो जाता है इस वाली सिचुएशन पे। तो यानी कि जब एक प्रोड्यूसर के पास ये वाले हालात आ जाते हैं ना, ये सेकंड वाले कि एमसी एमआर के इक्वल आ गए, और इसके बाद एक और हालात आए कि रेवेन्यू कम होगा कॉस्ट से, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट तक जब ये दोनों पॉइंट दिख जाए तुम्हें, ये वाले दोनों के दोनों कंडीशन दिख जाए, तब मान लेना कि ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, कि हमें यहीं तक रहना है, इसके आगे प्रोड्यूस नहीं करना, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। सो दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जब भी तुम्हें चार्ट में ये दोनों कंडीशन मिल जाए कि एमआर जो है एमसी के बराबर है और एमआर जो है कम एमसी में, तब वो वाला पॉइंट तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होगा जब तक तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसके बाद अगर प्रोड्यूस करोगे तो लॉस होगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है, ओके। सो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, जो आपकी कंडीशन 1 एंड 2 है, यानी कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर और एम आर इज लेस देन एम सी, ये दोनों कंडीशन चाहिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पाने के लिए। अब तुम सोचोगे
अब नेक्स्ट अब आप ये सोचोगे कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर क्यों होना चाहिए। सो यहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो है वो ये सोचता है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो, है ना। प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा जब तक आपका रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट से, और उसके बाद अगर कॉस्ट ज़्यादा होने लग गई, रेवेन्यू कम होने लग गया, तो आपका प्राइस या फिर प्रॉफिट जो है वो फॉल हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो तो गिरेगा ही। सो इक्विलिब्रियम जो है इस सिचुएशन पे नहीं मिलेगा जब एम आर जो है एम सी से ज़्यादा है, मतलब कि आपका रेवेन्यू जो है कॉस्ट से ज़्यादा है। इस पॉइंट पे तो आपको इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता, क्योंकि क्या पता इससे आगे प्रोड्यूस करोगे तो और प्रॉफिट हो जाए, है ना। दिमाग में सवाल तो आएगा ही। सो एज इट इज़ पॉसिबल टू ऐड टू प्रॉफिट, अगर ये चीज़ पॉसिबल है कि आप और प्रॉफिट ऐड कर सको, क्या पता और प्रोड्यूस करने से और प्रॉफिट ऐड हो जाए। सो एंड प्रोड्यूसर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एट एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, और प्रोड्यूसर जो है वो इस सिचुएशन में भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो उसके प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट से कम हो जाएंगे। सो इट मीन्स फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है जब ये वाला पॉइंट आ जाता है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। ना तो इस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इज ग्रेटर देन एम सी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्या पता और प्रोड्यूस कर ले, हमें और चीज़ मिल जाए और बेनिफिट हो जाए। और ना इसमें मिल सकता कि कॉस्ट जो वो रेवेन्यू से ज़्यादा लगती है। सो इस पे तो हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हमें लॉस और प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर पे, ठीक है। और हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये वाली सिचुएशन तो है ही, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एक कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी कि जो एम आर है वो स्मॉलर होना चाहिए एम सी। ठीक इसी के बाद ये वाली सिचुएशन नंबर 2 भी आनी चाहिए, तभी वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि क्यू एम सी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एम आर से आफ्टर इस कंडीशन के बाद। सो एम आर और एम सी जो है वो इक्वल है, नेसेसरी कंडीशन ऑब्वियसली, लेकिन ये पूरी सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना वो काफी लेवल्स पर आ सकता है, काफी पॉइंट्स पर आ सकता है, समझ रहे हो। इट इज बिकॉज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर जो है वो काफी पॉइंट्स पर आ सकता है। तो आप किस किस को इक्विलिब्रियम पॉइंट मानोगे, तो इसलिए इन लोगों ने कहा है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए ना, तो इस सिचुएशन के बाद ये वाली सिचुएशन आनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तभी सिर्फ वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम माना जाएगा कि फर्स्ट सिचुएशन के बाद सेकंड सिचुएशन अगर होती है तो ही आपका इक्विलिब्रियम माना जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन is must and be supplementary with the second condition to attain the producer equilibrium। अब फाइनली हमारा जाके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इज एम आर इज इक्वल्स टू एम सी सफिशियंट कंडीशन टू एंश्योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या ये जो कंडीशन है वो सफिशियंट है या फिर एक तरीके से पूरी है, बताओ। तो इसमें आपको क्या बताना है कि आपके वही दो केसेस आ गए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कि इन दो केसेस को हमें दिखाना होता है आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो, कि प्राइस कांस्टेंट है या फिर प्राइस जो है घट रहा है आउटपुट के साथ। अब हमें यही दो चीजें करनी है। सो केस नंबर 1 इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है। तो जैसे आपको पता ही है कि एक हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट कंडीशन होती है जब आप कितनी क्वांटिटी ले लो प्राइस हमेशा सेम रहने वाला। अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है तो ना तो 11 रुपए की मिलेगी ना 9 रुपए की मिलेगी, सिर्फ 10 रुपए की मिलेगी। सो दैट इज प्राइस कॉन्स्टेंट होना, है ना। तो जो इंडस्ट्री तय कर लेती है कि हमें इसी प्राइस पे बेचना है पूरे मार्केट में, तो फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है वही प्राइस। इट मीन्स फर्म जो है वो कोई भी क्वांटिटी सेल कर सकती है ना। इट मीन्स फर्म जो है वो कोई भी क्वांटिटी, आउटपुट की क्वांटिटी सेल कर सकती है एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, ठीक है। सो वही मैंने आपको चीज़ बताई कि कितनी क्वांटिटी हो, प्राइस जो है फिक्स रहेगा सिलेक्टेड बाय द इंडस्ट्री। प्राइस और एआर जो है, जैसे कि आप रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो कि जो आपका प्राइस होता है वो एआर के इक्वल होता है, ठीक है। सो प्राइस और एआर जो है वो हर लेवल पे सेम रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और एंड रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो आपका एआर के बराबर होता है। यानी कि जो आपका प्राइस है, जो आपका एआर है और जो आपका एमआर है वो बराबर रहता है, क्योंकि अभी हम इस जो ये नीचे मैंने स्केड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो प्रोड्यूसर जो है उसी लेवल पे, उसी लेवल तक प्रोड्यूस करेगा जब एम सी जो है वो इक्वल आती है एम आर के, यानी कि पहली कंडीशन। और ठीक इसी कंडीशन के बाद ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है ना कि एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, तो वो वाला जो लेवल होगा वो आउटपुट इक्विलिब्रियम के बराबर होगा।
तो हमने यहाँ पर क्या करा कि हमने आउटपुट ले लिया 1 2 3 4 5 6 6 आउटपुट के लेवल ले लिए। उसके बाद हमने प्राइस ले लिया, क्योंकि अभी हम केस नंबर 1 कर रहे हैं कि हमारा प्राइस जो है वो सेम ही होना चाहिए हर आउटपुट के लेवल पे। तो हमने प्राइस सेम ले लिया, यानी कि 12 12 12 12 12 12, ठीक है। तो एक सेम प्राइस रख लिया। अब इसमें से आप टी आर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे टी आर? प्राइस को मल्टीप्लाई करो ए आर से, तो आपका टी आर आ जाए। ये आपने रेवेन्यू वाले चैप्टर में सीखा ही है। तो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, ऐसे ऐसे 12 का टेबल आ जाएगा 6 तक। अब यहाँ पर टीसी जो है वो आपको लिखना है। समझ में आ रही है? टीसी आपको याद कर लो, जैसे आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे कि 23 सॉरी 13 25 34 42 54 68, इस तरीके से, है ना। तो टीसी भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एम आर, देखो एम आर जो है वो कैसे निकलेगा आपका, कि जितना टी आर में डिफरेंस आ रहा है ना, इस तरीके से जितना टी आर में आपका डिफरेंस आ रहा है उस तरीके से अगर आप डिफरेंस करोगे तो एम आर जो है 12 12 12 12 12 लिखा जाएगा, है ना। मतलब टी आर में कितना डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो दैट इज टी आर, चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट बिकम्स दी एम आर, है ना। तो एम आर भी 12 12 12 12 12 आ जाएगा। अब आपको ऊपर एक चीज ध्यान में आ रही होगी कि ऑलरेडी बोला गया था कि जो आपका प्राइस है वो तो ए आर होता ही है, और ए आर के साथ साथ आपका एम आर भी बराबर है। और क्योंकि हमने टी सी याद कर रखा तो टी सी में से एम सी भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो गैप और इसका गैप, यानी कि टीसी से एमसी कैसे आएगा, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट इज इक्वल्स टू चेंज इन एमसी, सॉरी इज इक्वल्स टू एमसी, ठीक है। तो एमसी देखो कितना आया 13 डिवाइड बाय 1 13। अब 13 के बाद 25 में कितना गैप आया, उसके बाद आया 12 का, है ना। तो 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 12, है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना चेंज आया 9, और यहाँ पर कितना चेंज आया 1, तो 9 डिवाइड बाय 1 इज 9, है ना। फिर 13 12 9 8 12 14। अब यहाँ पर हमारा एमसीबी आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर हमने एक पाई का साइन लिया है, पाई के साइन को हम प्रॉफिट से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है? अब पाई के साइन को हम प्रॉफिट से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टी आर में से हम टीसी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? टी आर में से टीसी को माइनस करेंगे, दैट इज, तो -1, यहाँ पर देखो टी आर में से टीसी को माइनस करते जाओ, -1, फिर -1, फिर 13 में से 36 में से 34 गया तो 2, फिर ऐसे ऐसे करके सारे माइनस कर दो, तो ये प्रॉफिट का आ गया। इतना बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखो ये हमने टेबल तो बना लिया, टीसी वगैरह याद कर लिया, टेबल तो हमने बना लिया, बट हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? तो आप याद करो मैंने तुम्हें कौन कौन सी दो कंडीशंस बताई थी, कि एक तो तुम्हारा एम आर जो है वो एम सी के बराबर होना चाहिए। तो कौन सी सिचुएशन में आपका एम आर और एम सी इक्वल है? ऑब्वियसली इस सिचुएशन में और एक इस सिचुएशन में। मैं टिक कर लेती हूँ, है ना, एक इस सिचुएशन में और एक इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर अब हाँ, तो इसके बाद मैंने, अब आप कहोगे तो इन दोनों में से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? सो यहाँ पर अब आप देखो कि एम आर जो है वो इज इक्वल टू एम सी करेंगे, साथ ही साथ एम आर जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी एम आर जो है वो लेस देन एम सी होना चाहिए। तो क्या इस पॉइंट के बाद ऐसी सिचुएशन है कि एम आर आपका एम सी से कम है? नो, यहाँ पर तो एम आर जो है वो ग्रेटर है एम सी से, मतलब इसके बाद भी हमें प्रॉफिट हो सकता है इस पॉइंट के बाद, है ना। सो अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट को। क्या इस पॉइंट के बाद आपका ये वाली सिचुएशन आ रही है कि एम आर कम हो रहा है और एम सी ज्यादा हो रहा है? यस, यहाँ पर एम सी ज्यादा है और एम आर कम हो रहा है। तो यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है ये वाला जिसके बाद ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, साथ ही साथ ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। मतलब कि हमें, यानी कि एक प्रोड्यूसर को सिर्फ इस पॉइंट तक ही हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट इज, यानी कि 5th यूनिट जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट की है। समझ में आया? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी टेबल के डायग्राम को हमें बनाना है क्योंकि अब हमें सिर्फ एम आर और एम सी अप्रोच करनी है। तो यहाँ पर आप एक ऐसा टेबल बनाओगे, चार्ट बनाओगे, फिर नीचे आपको आउटपुट लिखना होता है, आउटपुट इन यूनिट्स। अब आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 5 6 है ना। सो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर की साइड पे आपको रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिखना है, ठीक है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट में आप क्यों लिखोगे? क्योंकि आप मार्जिनल रेवेन्यू शो कर रहे हो और मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट शो कर रहे हो। तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट आप यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिख दोगे। तो आप कोई भी डिजायर्ड स्केल ले लो कि आप कौन सा लेना चाहते हो, 3 6 9, तो 3 यूनिट्स का इन्होंने लिया हुआ है और नीचे आपका आउटपुट है ही।
अब यहाँ पर आपको एमआर और एमसी शो करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपका एमआर है इस टेबल में और आपका एआर है और आपका प्राइस है वो तो सारे सेम है, यानी कि 12 वाले पॉइंट पे। तो 12 वाले पॉइंट पे एक सीधा स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा, इसको आप एमआर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एआर लिख दो, क्योंकि ये तो सेम है। अब आपको सीधा क्या बनाना है, एमसी वाला कर्व, यानी कि फर्स्ट यूनिट पे एमसी है 13, फिर सेकेंड पे 12, फिर थर्ड पे 9। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो एमसी का ग्राफ है वो इस साइड से बनेगा, और जहां जहां ये एमसी का कर्व एमआर से टच हो रहा है, यानी कि पॉइंट इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, वो पॉइंट आप मार्क कर लो आर और ई से, या फिर जो आपका मन करे, और नीचे इनको इन यूनिट से जोड़ दो इस तरीके से। ये क्या दिखा रहा है कि आर और ई वाले पॉइंट पर एमसी जो है वो एमआर के बराबर है ना, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर। लेकिन ये जो ई वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ही एम सी इज इक्वल्स टू एम आर के बाद ही इस वाले पॉइंट पे हमारी ये कंडीशन आ रही है कि एम आर एम सी जो है एम आर से ज़्यादा है। तो यानी कि ये फिफ्थ वाला जो यूनिट है आपका, इस यूनिट पे आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो आ रही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर इस पॉइंट को ई से डिनोट किया हुआ है। और ये जो मैंने आपको जितनी भी कहानी बताई वो सिर्फ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, कि एम सी और एम आर कंडीशन दो जगह पॉइंट आ रही है, आर पे और एक ई पे, है ना। लेकिन सेकेंड कंडीशन यानी कि एम सी इज ग्रेटर देन एम आर जो है वो सिर्फ फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे हमें देखने को मिल रही है। दैट्स इट, ठीक है। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे। पहला हमारा केस ओवर हो गया है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस सेम था। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन प्राइस कम हो रहा है। तो इस लेवल पे इस केस में आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को कैसे ढूंढोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये केस है कि आपका आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है और प्राइस यानी कि एआर जो है वो घट रहा है। तो वहीं देखो, आउटपुट तो 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस यानी कि एआर आपका घट रहा है, 8 7 6 5 4 इस तरीके से वो घट रहा है, ठीक है। तो आपके पास एआर और प्राइस और आउटपुट आ गया, तो आप टीआर निकालो। टीआर कैसे निकालोगे कि 8 1 जा 8, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20। तो टीआर भी आ गया। फिर टीसी आपको अपने आप से याद करना पड़ेगा। तो टीसी यहाँ पे लिया हुआ है 6 11 15 20 और 26, ये आपको याद करना पड़ेगा एज अ स्केड्यूल। फिर आप एमआर निकालोगे। एमआर कैसे निकालोगे कि चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन टीआर कितना है, पहले 8 डिवाइड बाय 1 तो आपका 8 आ गया। फिर 8 और 14 में कितना गैप है, गैप है 6 का, और 1 और 2 में कितना गैप है, 1 का। तो 6 डिवाइड बाय 1 6 है ना। फिर उसके बाद 14 और 18 में कितना गैप है, 4 का, और 2 और 3 में कितना डिवाइड है, 1 का। तो 4 डिवाइड बाय 1 इज 4, और ऐसे ही 2 एंड 0। तो 8 6 4 2 0 आपके एमआर आ गए। डन। अब एमसी कैसे आएंगे, इस टीसी में, जो टीसी हमने याद करा था ना, उसी में से आपका एमसी आएगा। तो एमसी कैसे निकलता है, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो यानी कि टीसी में पहले तो 6 ही आएगा, 6 डिवाइड बाय 1 इज 6। अब 6 के बाद 11 आ रहा है, यानी कि 5 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर 1 के बाद 2 का गैप आ रहा है, यानी कि 1 का गैप आ रहा है। तो 5 डिवाइड बाय 1 इज 5। तो ऐसे ऐसे करके पूरा एमसी निकालोगे। तो 6 5 4 6 5 4 5 6, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जिसको हम इससे शो करते हैं पाई से, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है टी आर माइनस टी सी से निकलेगा। टी आर ये रहा, टी सी ये रहा, इन दोनों को माइनस करते जाओ और आपका प्रॉफिट जो है वो निकलता जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जैसे हम एम आर और एम सी अप्रोच को ले रहे हैं, तो ये जो आपका एम आर और एम सी है इसको आप यहाँ पर इस पे शो करोगे। तो आपका एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट हो गया, वाई एक्सिस पे आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट हो गया। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो आपका एम आर है वो डिक्रीज कर रहा है बार बार। 6 पहले 8 था, फिर 6 था, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो ये आपने ऐसे डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने के बाद आपको एम सी नोट डाउन करना है। तो एम सी आपने इस तरीके से, यहाँ पर तो नीचे एक्स एक्सिस पे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका आउटपुट आएगा, यानी कि ये वाली चीज़ है ना। और इस साइड आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि आप एम आर और एम सी को देखोगे तो एम आर और एम सी में 2 का गैप लेना ही सही लगा है, तो इन्होंने 2 का गैप ही ले लिया। और यहाँ पर हम मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शो कर रहे हैं, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिख दिया। फिर आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एम आर आ रहा है, और एम सी जो है वो ऐसे कर्व शो कर रहा है। तो जिस जिस पोजीशन पे आपने ये देखा होगा कि जैसे अगर मैं इस चीज़ को रब कर दूँ, इस चीज़ को यहाँ तक,
हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि रियल में आपका कर्व ऐसे बनेगा और ये एमसी वाला कर्व जो है वो इस जगह पर, इस पॉइंट पर एमआर से टच करेगा। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एमआर जो है एमसी के बराबर है। और क्या इस पॉइंट, इस थर्ड वाले यूनिट से अगला जो यूनिट है यानी कि फोर्थ, क्या इस फोर्थ यूनिट पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि एमसी जो है वो ग्रेटर देन है एमआर से? तो देखते हैं फोर्थ यूनिट पे क्या एमसी ग्रेटर है एमआर से, तो यस ग्रेटर है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 3, वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और अब आप ये पूछोगे कि आपने ये वाला रब क्यों करा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको लेके आती हूँ तो ये जो यूनिट है ना वो 1 से पीछे की है, यानी कि 0.5 की है। और 0.5 हमने मेंशन नहीं किया हुआ। अगर आपका मन करे तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसकी यहाँ नीचे थ्योरी लिखी हुई है कि हमें 2 पॉइंट मिले हैं ए और ई के, जहाँ पर हमें एम सी इज इक्वल्स टू एम आर आ रहा है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ना, इस ई वाले पॉइंट के बाद, ये सी वाले पॉइंट पे एम सी इज इक्वल्स टू एम आर तो है, लेकिन इसी के बाद एम सी इज ग्रेटर देन एम आर है। तो यही वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्लस एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर जो एम सी कर्व है वो एम आर कर्व को नीचे से कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये फंडा है, आपको ये थ्योरी लिखनी है, बस ये चीज़ आपको करनी है। और ये जो कुछ चीज़ें जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस और शट डाउन पॉइंट आपका रेवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी करवाई दिया था। तो और उसके बाद ये तीनों पॉइंट कि बस आप डेफिनेशन याद कर लो, क्योंकि इतना हाईटेक आएगा नहीं और ना ही आपके सिलेबस में। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब आपका एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जब फर्म इज इन इक्विलिब्रियम विल अर्न सुपर प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू, जब आपका एआर जो है वो ज़्यादा होगा एसी से, बस इतना याद कर लो। मिनिमम लॉस कब होगा आपका? जब एवरेज एआर जो है वो लेस होगा देन एसी, तो मिनिमम लॉस होगा, है ना। और शटडाउन पॉइंट कब होगा? जब ये देखो व्हेन प्राइस इज टू लो, जब प्राइस इतना कम होता है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट भी ना निकाल पाए, मतलब जो कॉस्ट हमें देनी पड़ती है, अगर हमारा बिजनेस वो वाली भी नहीं निकाल पा रहा है तो उसको शटडाउन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है। तो बस इसकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लेना और बाकी डिटेल में नहीं जाना। और इसी के साथ साथ हमारे जो पूरा चैप्टर है फाइनली कंप्लीट होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम फॉलो करके डीएम कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो इफ यू like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.